हेलो। कैलोरीमेट्री के इस सुपर क्विक एग्जाम फोकस रिवीजन में सबका स्वागत है। चलिए अगले कुछ ही मिनटों में सारे कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं। चलिए सीधे उस टॉपिक से शुरू करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये एक बहुत ही कॉमन डाउट है, पर कोई बात नहीं, अगले कुछ स्लाइड्स के बाद ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो फिर चलिए इस पहले और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। इन दोनों के बीच का अंतर समझना, समझ लीजिए, इस पूरे चैप्टर की चाबी है। एक बार यह समझ आ गया तो बाकी सब कुछ एकदम आसान हो जाएगा। ऊष्माधारिता यानी हीट कैपेसिटी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये पूरे ऑब्जेक्ट के बारे में है। सोचिए, अगर कोई पूछे कि पानी की हीट कैपेसिटी क्या है, तो पहला सवाल क्या होना चाहिए? भाई कितना पानी? एक ग्लास, एक बाल्टी या पूरा का पूरा स्विमिंग पूल? क्योंकि हीट कैपेसिटी पूरे बॉडी पर उसके मास पर डिपेंड करती है। और अब बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। यहां पर एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी शब्द है वो है इकाई द्रव्यमान यानी यूनिट मास। ये किसी भी पदार्थ की एक फिक्स प्रॉपर्टी है, बिल्कुल उसकी डेंसिटी की तरह। मतलब कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उतनी ही रहेगी चाहे एक छोटा सा तार हो या फिर एक बहुत बड़ी प्लेट। अच्छा, अब जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, ये सारे डाउट्स एक बार में क्लियर कर देगी। सबसे बड़ा फर्क क्या है? हीट कैपेसिटी यानी C डैश पदार्थ और मास दोनों पर डिपेंड करती है, जबकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी C सिर्फ और सिर्फ पदार्थ पर। इसीलिए तो C डैश के फॉर्मूले में मास नहीं दिखता, क्योंकि वो उसी में शामिल है, जबकि C के फॉर्मूले में मास यानी m को अलग से लिखना पड़ता है। बहुत बढ़िया। अब हम पहले मेन फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, जो लगभग हर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में काम आने वाला है जब भी तापमान बदल रहा हो। और ये रहा हमारा हीरो Q = mc डेल्टा T। इसे अच्छे से याद कर लीजिए। ये वो मास्टर की है जो हर उस सवाल का ताला खोलेगी जहां टेम्परेचर या तो बढ़ रहा है या घट रहा है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इन अक्षरों का मतलब क्या है। Q मतलब है हीट एनर्जी, M हो गया मास, C है उस पदार्थ की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा T यानी टेम्परेचर में कितना बदलाव आया। और हाँ, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय SI यूनिट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब इस चैप्टर के दिल की बात करते हैं, वो सुनहरा नियम जो बताता है कि जब दो चीजों को मिलाया जाता है तो हीट का लेन देन कैसे होता है। ये जो डिवाइस है, ये है कैलोरी मीटर। इसे एक तरह से एक्सपेरिमेंट के लिए एक बढ़िया सा थर्मस फ्लास्क समझ सकते हैं। इसका बस एक ही काम है, अंदर की हीट बाहर ना जाए और बाहर की हीट अंदर ना आए, ताकि हमारी जो भी कैलकुलेशन हो वो एकदम परफेक्ट हो। यह है कैलोरीमेट्री का मेन प्रिंसिपल। अब सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, पर असल में ये सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है जो हीट पर लागू होता है। सीधी सी बात है, एनर्जी कहीं गायब नहीं होती, वो बस गर्म चीज से ठंडी चीज में चली जाती है। और ये एक लाइन, बस यही है पूरे सिद्धांत का निचोड़। इस सिंपल सी इक्वेशन को याद रखिए, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड, क्योंकि मिक्सचर वाले सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की यही चाबी है। एक चीज जितनी गर्मी खोएगी, दूसरी ठीक उतनी ही गर्मी ले लेगी, बस। अच्छा, अब कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट लाते हैं। क्या होगा जब किसी चीज को गर्मी तो दी जा रही है, पर उसका टेम्परेचर वो बदल ही नहीं रहा? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? इस सवाल पर एक पल के लिए सोचिए। हम लगातार हीट दिए जा रहे हैं, लेकिन थर्मामीटर पर रीडिंग 0 डिग्री सेल्सियस पर ही अटकी हुई है। तो वो सारी हीट एनर्जी आखिर जा कहां रही है? और इसका जवाब है गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट। इसे छिपी हुई ऊष्मा भी कहते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर नहीं बढ़ाती। ये सारी एनर्जी मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड्स को तोड़ने में या उन्हें और मजबूत करने में खर्च हो जाती है, जिससे चीज की अवस्था बदल सके, यानी सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस। और ये लेटेंट हीट दो तरह की होती है। पहली है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो पिघलने के काम आती है, जैसे बर्फ का पानी बनना। और दूसरी है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो उबलने के काम आती है, जैसे पानी का भाप बनना। और इसके लिए है हमारा दूसरा हीरो फॉर्मूला Q = ml। जब भी सवाल में स्टेट चेंज हो रहा हो, मतलब कोई चीज पिघल रही हो या उबल रही हो और टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो बस इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। बहुत अच्छे। अब तक हमने जो भी सीखा है, चलिए उसे एक सिंपल गाइड में एक साथ रख देते हैं, ताकि एग्जाम में बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना है। इस टेबल को अपने फाइनल टूल किट की तरह देखिए। फैसला बहुत आसान है, बस सवाल पढ़कर खुद से पूछना है, क्या टेम्परेचर बदल रहा है?
अगर जवाब हाँ है तो Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T यूज करें। और अगर सवाल है कि क्या स्टेट बदल रहा है, अगर जवाब हाँ है तो Q इक्वल्स टू ML यूज करें। बस इतना ही सिंपल है। चलिए इस सेशन को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल के साथ खत्म करते हैं जो लेटेंट हीट के कॉन्सेप्ट को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ता है। सोचिए, टेम्परेचर तो दोनों का 100 डिग्री सेल्सियस ही है, फिर भाप से जलना ज्यादा खतरनाक क्यों होता है? इसका जवाब भाप में छिपी हुई गुप्त ऊष्मा में है। देखिए, जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप स्किन पर लगती है तो वो सिर्फ अपनी गर्मी ही नहीं देती, बल्कि वापस पानी बनते समय वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाली सारी छिपी हुई एक्स्ट्रा एनर्जी भी छोड़ती है, जो बहुत बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए भाप से जलना ज्यादा सीवियर होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है अब कैलोरीमीट्री काफ़ी आसान लग रही होगी। अगर ये मददगार लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी ज़रूरी रिवीजन मिस ना हो। आपकी पढ़ाई के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।